स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स है जो देश को कलेक्टिव आइडेंटिटी और शेयर्ड गोल के साथ जोड़ कर रखता है। लेकिन जब यही नेशनलिज्म हाइपर नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है तो लोगों के सोचने का तरीका, उनके समझने का तरीका बदल जाता है। देश के अंदर से कंस्ट्रक्टिव डिबेट कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाती है। आप देख पाएंगे आजकल हमारी मीडिया में, हमारी पॉलिटिक्स में काफ़ी चेंजेस निकल के आ रहे हैं। तो आज हम उसी तरीके के बदलाव, वही चेंजेस जो आ रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हमारा देश इंक्लूसिव नेशनलिज्म से हाइपर नेशनलिज्म की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है और हमारी सोसाइटी के अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और इन बदलाव का इंडिया की ग्लोबल इमेज पे क्या असर पड़ रहा है। तो यही कंसेप्ट हम समझेंगे। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे कि एक जो नेशन होता है उसका एक्सटर्नल बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है कि उसके अंदर सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है। तो हमारी इंटरनल मोरल हेल्थ कितनी स्ट्रांग है, हमारी सोसाइटी के अंदर कितनी मोरालिटी है, क्या हमारी सोसाइटी मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, जैसे कि जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी। अगर फॉलो करेगी तो यही उसके एक्सटर्नल बिहेवियर के अंदर भी दिखेगा। ये भी हम देखेंगे विद हेल्प सम एग्जांपल्स। ओके, तो आप देखोगे इंडिया में ग्लोबल, आप देखो ग्रोइंग डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं। ग्लोबली काफ़ी सारे डिप्लोमेटिक क्राइसिस को हम फेस करते हैं क्योंकि इंडिया, आप देखोगे, हॉस्टाइल है। पाकिस्तान, चाइना, दो देश हैं। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना होता है, हमें एक इमेज बना के चलनी होती है वर्ल्ड में। हमें सपोर्ट चाहिए काफ़ी और देशों का, ताकि हम अपने जो हॉस्टाइल देश हैं उनके खिलाफ लड़ सकें, उनका मुकाबला कर सकें। लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे डिप्लोमेटिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहा है। अब ये क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव डिबेट, क्वेश्चन करना सरकार को, ये थोड़ा सा आप देखोगे कम होता जा रहा है। ओके, तो ये क्राइसिस आप देखोगे इट इज रूटेड इन सोशल बिहेवियर एंड नेशनल आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। अब इसको समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नेशनलिज्म का इशू होता क्या है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, अलग अलग थिंकर्स इसके बारे में क्या बात करते हैं, गांधी जी ने क्या बताया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बताया है। जब उनको हम समझेंगे तो समझ पाएंगे कि जो आज का जो नया नेशनलिज्म निकल के आ रहा है, हाउ इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक, और ये क्या क्या सिनेरियो बताता है, कैसे हमारी देश की ग्लोबल इमेज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है या बनाने की कोशिश करता है। इसी को हम समझेंगे। तो आप देखोगे अगर कोई भी समाज, अगर कोई भी सोसाइटी इन सारे प्रिंसिपल्स पर बनती है, अगर सोसाइटी के अंदर सच्चाई है, सोसाइटी के अंदर मोरल इंटीग्रिटी आप देख पाएंगे, अगर सोसाइटी के अंदर सारे जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको इंक्लूड करके कोई पॉलिसी बनाई जाती है, तो ये उनके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि आप आम इंसान की बात कीजिए, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, अगर हमारे अंदर अच्छी वैल्यूज़ हैं तो वो रिफ्लेक्ट होंगी हमारे बिहेवियर के अंदर। और इसी तरीके से अगर सोसाइटी के अंदर ये वैल्यूज़ हैं, इनकलकेट हैं, तो यही वैल्यूज़ इनकलकेट होंगी सोसाइटी के बिहेवियर में। और जब सोसाइटी के बिहेवियर में वो वैल्यूज़ निकल के आएंगी तो पूरा देश उन वैल्यूज़ को दिखाएगा। तो अगर लोगों के अंदर ये है, सोसाइटी के लोगों के अंदर ये है, तो ग्लोबल कंडक्ट में भी दिखेगा जस्टिस, दिखेगा एम्पैथी, दिखेगा क्रेडिबिलिटी। ये सब ग्लोबल लेवल पे भी दिखेगा। तो एक क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप से कि क्या ये सब चीज़ें ग्लोबल लेवल पर दिख रही हैं। और अगर सोसाइटी के अंदर आप देखोगे इमेज ऑब्सेशन है, अगर हम सिर्फ इस चीज़ से ऑब्सेस होते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने कुछ अचीवमेंट पा लिया, या कुछ और इनिशिएटिव हमने लिए, ये हमको लगता है ऐसा कि ये सक्सेसफुल है, लेकिन वर्ल्ड के लेवल पर सक्सेसफुल नहीं है। या फिर डिसेंट को अगर सप्रेस किया जा रहा है देश के अंदर, अगर मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली और उसके अगेंस्ट में कोई इंसान खड़ा होता है और अगर हम उसकी ओपिनियन को सप्रेस करते हैं, तो ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्दी सोसाइटी। ओके, यहाँ पर इंक्लूसिवनेस का कंसेप्ट हमारा हट गया। तो ये सब चीज़ें आपकी फॉरेन पॉलिसी में भी दिखेंगी। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी एक क्या बन जाएगी, प्रोपेगेंडा तरह की बन जाएगी। इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द एथिकल प्रिंसिपल। तो सोसाइटी के अंदर ये वैल्यूज़ का रिफ्लेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर बात बन पाएगी। तो इसी को ही हम देखेंगे कि कैसे ये सब प्रिंसिपल्स सोसाइटी के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जीएस को लेकर हमारे फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। एडमिशन हम क्लोज करने वाले हैं 20 जुलाई को। ये बैचेस आप देख पाएंगे हिंदी, ओनली हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी के जो फाउंडेशन बैचेस हैं उसका भी एडमिशन हम जल्द क्लोज करने वाले हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर, ऐप पर जाकर दोनों बैचेस की डिटेल्स देख सकते हैं। तो हम इस कंसेप्ट को देखेंगे और ऐसी और अपडेट के लिए आप एक टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट को आगे देखते हैं डिटेल में। तो अभी जैसे हमने बात की,
अब इसके जैसे कुछ एग्जांपल देखें, लेटेस्ट एग्जांपल हमारे पास जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, नो डाउट इस ऑपरेशन ने काफ़ी सक्सेस रहा ये ऑपरेशन, और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने फेस किया पाकिस्तान को, उनकी जो आर्मी थी या उनके द्वारा जो भी कुछ किया गया, तो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल एक स्ट्रेटेजिक मिशन था। लेकिन यहाँ पर भी हमको देखना पड़ेगा कि ग्लोबल लेवल पर, अगर हम डिप्लोमेटिक लेवल पर देखें तो हमें क्या सपोर्ट मिला, किस देश ने हमको सपोर्ट किया। तो अगर हम ये देखने की बात करें, इसको समराइज करने की कोशिश करें, तो व्हाट हैपेंड इन इंडिया, हुआ क्या था, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया, ये हमारा मिलिट्री एक्शन था। द इंडियन मीडिया, आप देखोगे मीडिया में किस तरीके से ये बातें बताई गई थी, ओके, तो इंडियन मीडिया ने बताया, सक्सेसफुल था, डेफिनेटली था, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी बता दी गई थी विच इज़ कम्प्लीटली फेक, ओके, और हमने उन्हीं फेक न्यूज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया था एक हद तक, ओके। तो टीवी पे आप देखोगे नॉन स्टॉप टीवी कवरेज था, ओके, और काफ़ी लोगों ने मतलब इंडिया को बताया कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्लोबल सपोर्ट लिया, जो कि लिया भी था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई जो इंडिया ने नहीं की थी, तो वो एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी और लोगों ने उसके ऊपर विश्वास ही किया। डेफिनेटली इस तरीके की कवरेज जब 24/7 आती है न्यूज़ में, तो माइंड भी लोगों का डिस्टर्ब होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली हम इसकी जो सक्सेस है उसको हम सेलिब्रेट करें, लेकिन ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बताई जा रही हैं, इनको क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आप देखोगे उस टाइम पर, जैसे आप देखोगे जितने भी देश थे उन्होंने मैसेज किया, ट्विटर पे ट्वीट किया, और ओपनली आके बोला भी कि वो कंडेम करते हैं टेररिज्म को। लेकिन आप देखोगे कोई भी देश ऐसा ओपनली जैसे पहले आ जाया करता था, उस तरीके से ओपनली आया नहीं। और बाद में आप देखोगे कि किस तरीके से जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो एज अ मीडिएटर आते हैं और वो अपनी पोस्ट से बताते हैं कि कैसे कैसे ये एंड हुआ है, और ये तो पब्लिक भी है। तो इस तरीके से आप देखोगे कोई भी देश, दे ओनली गिव जेनरिक स्टेटमेंट लाइक वी कंडेम टेररिज्म, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट कोई भी पावरफुल देश से निकल के आया नहीं, बाहर निकल के नहीं आया कि ओपनली सपोर्ट किया हो। जैसे यूएस से हम बोलते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन ओपनली सपोर्ट वहाँ से निकल के आया नहीं। तो आप देखोगे इन सब चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को हमेशा अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हॉस्टाइल देश हैं, ठीक है, हम सराउंडेड हैं बाय लॉट ऑफ कंट्रीज, कभी कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा ओपनली सपोर्ट निकल के आ नहीं रहा है अभी के टाइम पर, जैसे आप देखो कि दुनिया की क्या हालत है, तो इन सब के बारे में क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली हम आगे जा रहे हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन समझना और क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं कर पाए। हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने देखा इमेज में, हमने देखा टीवी पर कि ये सब चीज़ें आ रही हैं और हम उसी में खुश हो गए, हम उसी में प्राइड महसूस कर लिया, लेकिन लोगों ने क्वेश्चन किया नहीं। किस चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया? कि जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों निकल के नहीं आता है देश से ओपनली, ठीक है। तो मैनी एक्सेप्टेड फील गुड न्यूज़, काफ़ी लोगों ने सिर्फ उसी न्यूज़ को एक्सेप्ट किया जो उनको अच्छी लगती है। जनरली हम यही करते हैं, हम उस न्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं जो हमें अच्छी लग रही है। अगर मान लो कोई ऐसी न्यूज़ है जो टफ क्वेश्चन पूछती है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टॉलरेंस होता है, ये हमें अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, ओके। नेशनलिस्ट नैरेटिव आर प्रोमोटेड इवन इफ दे डोंट मैच ग्लोबल ओपिनियन। तो ये डिसेंट है, मतलब कमियां निकालना। अगर कोई देश ओपनली नहीं आ रहा है तो उसमें क्या क्या कमियां हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो ये आप देखोगे एक तरीके का इमेज ऑब्सेशन भी है हमारे पास में, ओके। जैसे G20 हो गया तो हमने सोचा कि बहुत बड़ा कुछ हमने हासिल कर लिया, G20 दिल्ली में हुआ था, ओके, डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया। अगर ऐसा कर लिया होता तो क्यों हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग पीछे होती, क्यों हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग पीछे होती, क्यों हमारी करप्शन इंडेक्स में रैंकिंग इतना पीछे होती, ओके, क्यों हमारी फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इतनी रैंकिंग पीछे है, ओके। हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, ओके, डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चन ही पूछने पड़ेंगे सरकार से कि अगर ऐसा है तो पॉजिटिव एफर्ट आप दिखा रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जैसे योगा डे इंटरनेशनल लेवल पर है तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, लेकिन आप वही देखोगे कि यही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि इंडिया के अंदर एकेडमिक फ्रीडम नहीं है, ये बताती है कि इंडिया के अंदर प्रेस फ्रीडम नहीं है, ये बताती है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है। तो ये जो इश्यूज़ हैं, दे वर इग्नोर्ड इन डोमेस्टिक डिस्कशन, इनको हम इग्नोर कर देते हैं। हम इनको क्यों इग्नोर कर देते हैं? हम इनको ये बोल कर इग्नोर कर देते हैं कि ये तो वेस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यूएन का है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएन का है, तो हम बोल के इग्नोर कर देते हैं कि उनके इंडेक्सेस हैं तो हम क्यों माने। लेकिन जो योगा डे को पहचान मिली वो भी तो फिर वेस्ट का ही है। G20 के जो देश निकल के आए वो भी फिर वेस्टर्न देश ही निकल के आ रहे हैं, वहाँ से ही आ रहे हैं। तो फिर अगर हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम इनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यही बात होती है कि नेशनलिज्म में हम प्राइड फील कर रहे हैं कि कलेक्टिव गोल है, शेयर्ड आइडेंटिटी है, लेकिन ये हाइपर में कन्वर्ट होता जा रहा है, अभी हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए।
तो our society today puts more effort into looking good than into solving real problem. तो जो symbolic event होती हैं उनको हम celebrate कर रहे हैं more than the actual progress. तो दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम आप जो देख पाओगे ज़्यादा निकल के आ रही है, और ये एक सीरियस कंसर्न भी है। इसको समझना और इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे दिस इज निकल के जो आ रहा है, दिस इज हाइपर नेशनलिज्म। ओके, तो ये क्या हो गया, एक रेडिकल फॉर्म हो गया नेशनलिज्म का। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आप डिसेंट को के लिए आप हॉस्टाइल हो जाओगे, ग्लोरीफाई करोगे नेशनल सिंबल्स को ओवर वैल्यूज, ठीक है, बिलीफ इन नेशनल सिक्योरिटी, नॉट जस्ट प्राइड कि हम ही सबसे आगे हैं, हमसे आगे कोई और हो ही नहीं सकता, और रिप्लेस करोगे रीजन को विथ इमोशंस एंड पैट्रियटिज्म विथ पेनोनिया। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने इमोशंस के ऊपर बेसिस काम किया, आपने रीजन नहीं किया। लेकिन रीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज के अंदर क्रिटिकल अप्रोच को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेम एक पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, हम सप्रेशन करना है माइनॉरिटीज़ का, हम मिलिटराइज करना है प्राइड को, और ब्लाइंड ओबीडियंस सरकार ने जो भी कहा हम सिर्फ उसको फॉलो करते जा रहे हैं। डेफिनेटली आप देखोगे सरकार, हो सकता है आप लोग मानते होंगे कि सरकार काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन आप देखोगे अभी भी इंडिया के अंदर काफ़ी सारी समस्याएं हैं, सोसाइटी काफ़ी पीछे है। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें पहले क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो अगर हम ब्लाइंड तरीके से ओबीडियंट हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी इन द लॉन्गर पर्सपेक्टिव। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द कंसेप्ट ऑफ हाइपर नेशनलिज्म, आप देख पाएंगे। ओके, और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे भी आता है, इसका इम्पैक्ट आप देखोगे हमारी पॉलिसीज पे भी आता है, क्योंकि रियल डिस्कशन हो नहीं पाएंगे ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, ऑन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये सब हमने शट डाउन कर दिए। ठीक है, ओके, जो यंग वॉइसेस हैं उनको हमने साइलेंस कर दिया, जो आप देखोगे काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी आपको दिख जाएंगे। तो दिस इज हाइपर नेशनलिज्म, जो अस वर्सेस देम का माइंडसेट क्रिएट करता है। ये कैसा इसने माइंडसेट क्रिएट कर दिया है कि अस वर्सेस देम, यानी कि ऐसे कुछ लोग अलग हो गए हैं जो मानते हैं कि सरकार मतलब अच्छे काम कर दी, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करना, ब्लाइंड तरीके से, ओबीडियंट तरीके से हमें इसको फॉलो करना है, और कुछ लोगों का ग्रुप अलग बन गया है। तो ये अस वर्सेस देम, इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप, कि मेरा ग्रुप सबसे अच्छा है, तेरा ग्रुप सबसे बेकार है, ये फीलिंग लोगों के अंदर आ गई है। और जब ये फीलिंग लोगों के अंदर आएंगी सोसाइटी के अंदर, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट निकल के आते हैं, जिसको सोशलॉजी के अंदर रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बोलते हैं, जो आती है बिकॉज ऑफ अस वर्सेस देम माइंडसेट। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि जब दुनिया देखती है कि इंडिया सप्रेसिंग डिबेट करता है, तो ये हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर असर डालता है। ठीक है, जब इंडिया के अंदर आप देखोगे कि ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरियस कंसर्न खड़े करता है, और इंडिया की जो इमेज है, ग्लोबल इमेज है, उस पर भी सवाल खड़े करता है। ठीक है, कि इंडिया की इमेज एज अ टॉलरेंट डेमोक्रेटिक लीडरशिप है या नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट निकल के आ रहे हैं, हमारी पॉलिसीज़ में भी काफ़ी सारे इम्पैक्ट निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे ही आप देखोगे कि कुछ थिंकर्स भी हैं जो बताते हैं नेशनलिज्म के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे सबसे ऊपर में लिखा हुआ है टैगोर के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब इन्होंने क्या बोला था कि जब इन्होंने वॉर्न किया था इसी कंसेप्ट को जो आज के टाइम पर हो रहा है, तो देखिए कितना इनका विजन था। इन्होंने पहले ही बोला था कि वॉन्ट दैट नेशनलिज्म बिकम्स अ मैकेनिकल रिलीजन दैट किल्स द सोल ऑफ अ नेशन। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस नेशनलिज्म के राह पे चलते हुए एक मैकेनिकल अप्रोच आप अपनाओ कि भाई आपने जो कहा वो चलता आ रहा है, और देन इट विल किल द सोल ऑफ अ नेशन। ठीक है, गांधी जी भी कहते हैं कि ही एडवोकेट फॉर एथिकल पैट्रियटिज्म, ट्रुथ को फॉलो करना है, नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, सर्विस को फॉलो करना है। और हर्डर जो एक जर्मन थिंकर हैं, इनका पर्सपेक्टिव भी क्या है कि नेशनलिज्म एज अ कल्चरल यूनिटी, नॉट पॉलिटिकल डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। और जॉन स्टुअर्ट मिल जो आप देख पाएंगे एथिक्स के अंदर यूटिलिटी का जो कंसेप्ट बताते हैं हमें, लेजिटिमेट नेशनलिज्म मस्ट अलाइन विद लिबर्टी एंड पब्लिक रीजन। तो ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो थिंकर्स हैं, जो बताते हैं, फिलोसफिकल फाउंडेशन बताते हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। ओके, तो ये चीज़ें आप देखोगे कि नेशनलिज्म ये ठीक है, लेकिन जब ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर तो हमारी दिक्कतें निकल के आ पाएंगी, क्योंकि इनके अंदर आप डिफरेंसेस भी देख पाएंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये इंक्लूसिव की बात करता है, वी द पीपल, यहाँ पर रियल इंडियंस ओनली, यहाँ पर अस वर्सेस देम की मेंटेलिटी आ जाती है। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन वैल्यूज, इट इज़ बेस्ड ऑन फेथ। ठीक है, ओके, कि हमारा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या हमारा ही है, हम किसी और को देंगे नहीं। एक्सेप्टेड, इट इज़ ट्रीटेड एज बिट्रेयल, ये इमोशन पे काम करता है, और ये हमारा सर्विस बेस्ड और रीजन पे काम करता है। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लमेटिक है, और इसको समझना और इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट बन जाता है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे सोसाइटल इम्पैक्ट भी हैं जो अभी हमने देखे भी।
ठीक है, इससे क्या होगा, आप देखोगे सोसाइटी पोलराइज हो जाएगी, अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाएगी, डिसेंट हमारा सप्रेस हो जाएगा, एंड डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिंबलिज्म फॉर सब्सटेंस। ठीक है ना, तो ये कुछ इश्यूज निकल के आएंगे और इसको हल आप देख पाएंगे, कुछ सॉल्यूशन भी हमारे पास में। सबसे पहला, वैल्यू एजुकेशन। हमें अपनी एजुकेशन ठीक करनी पड़ेगी। हमें जो आप देखोगे सिविक एजुकेशन, दैट इज़ वैल्यू एजुकेशन, जो सोसाइटी में जो हमारी करिकुलम में दी जाती है उसको बेटर करना पड़ेगा। उसके अंदर हमें एम्पैथी, एथिकल सिटीजनशिप, राइट्स जो होते हैं उनके बारे में और बेटर रोल मॉडल या बेटर एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ेंगे, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, तभी ये बातें आगे निकल के आ पाएंगी। एक ट्रुथ कल्चर हमें प्रमोट करना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर, जो फैक्ट चेकिंग पे काम करे। क्रिटिकल मीडिया बनानी पड़ेगी। आप देखोगे मीडिया की वजह से कितनी सारी फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है मार्केट के अंदर, उनको हमें रोकना पड़ेगा। लीडरशिप वैल्यूज़ को प्रमोट करना पड़ेगा। पब्लिक डिस्कोर्स, अलाउ डिसएग्रीमेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर, है ना। फॉरेन एंगेजमेंट जो होता है, प्रमोट गांधीयन डिप्लोमेसी, ट्रुथ, जस्टिस, पीस, ये सब काम करके कुछ कोर्स करेक्शन करके हम इन सब चीज़ों को बेटर भी कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी को बेटर भी बना सकते हैं। तो ये कंसेप्ट पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पाएंगे ये इशू जो है, और ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे देखेंगे GS4 में भी और सोसाइटी के अंदर भी ऐसे को लेकर भी आपको काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव यहाँ से मिलेंगे। और ऐसे ही और भी न्यूज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। इसमें एथिकल बेस्ड न्यूज़ और साइकोलॉजिकल बेस्ड न्यूज़ सारी की सारी आती हैं। आप हमें इस नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं कोई अगर आपको डाउट होते हैं। और डू फॉलो दिस चैनल, आपको काफ़ी सारी न्यूज़ आर्टिकल्स ऐसे मिलेंगे जो आपके कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा निच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।